नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पर आपका, जहां हम रोज की तरह आपके साथ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ डिस्कस करते हैं जो आपके स्टैटिक नॉलेज का काम कर सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, कोशिश करें कि मैं जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आप उसकी एक शॉर्ट नोट तैयार करते चले, ताकि आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें वो क्विक रिविजन का काम कर सके। वीडियो को बीच में ना छोड़े, मिस ना करें, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स आपके सामने पेश किए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम्स के एनालिसिस के बेस पे जो है तैयार किए गए हैं, जो आपके एग्जाम्स से काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना देर किए, और सबसे पहले देखते हैं आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट्स। हमारा आज का मोटिवेशनल कोट्स है जो आपके लिए एक एनर्जी का काम करता है, वो है लाइट टुमारो विथ टुडे। जी हाँ, यानी आप जो है कल जो भी होंगे वो आज के बदौलत होंगे। दैट मीन्स कि आप आज जिस चीज़ में भी मन लगाकर आप काम कर रहे हो, और कल जो आपका एम पूरा होगा, मकसद पूरा होगा, आप जहाँ पर भी रहोगे आप आज के बदौलत रहोगे। तो आप अपने आने वाले कल को जो है वो सुनहरा बना सकते हो, लाइटेड बना सकते हो, हाईलाइटेड बना सकते हो, वो सिर्फ आज। क्योंकि आप आज करोगे तो वो उसका रिजल्ट, कंसिक्वेंसेस जो है वो कल दिखेगा। आपने पहले जो किया है उसके कंसिक्वेंसेस आपको आज दिख रहे हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझे, तो हम अगर अपने एम की बात करें, जो हमारा एम है आने वाला, उस एम के लिए अगर हम आज तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर पे हम उसको जो है आने वाले कल में उस एम को पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मोटिवेशनल कोट्स है ये आपके लिए फ्यूल की तरह है, क्योंकि आप जो ये मोटिवेशनल कोट्स हम आपके साथ जो प्रेजेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इससे आपके जो पढ़ाई में जो पॉज हो रखी है, या आप जो है पढ़ाई में थोड़े ढीले हो रखे हो, तो आप फिर से जग जाओगे और अपने एम पे जो है फोकस करके तैयारी करना शुरू कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के मोटिवेशनल कोट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been appointed as the new CEO of Air India? एयर इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए डेव कैलहोन, ऑप्शन बी इल्कर ऐसी, ऑप्शन सी अजय सिंह, ऑप्शन डी रोनो दत्ता। तो राइट आंसर देख लेते हैं, इसका क्या होगा सही जवाब? इसका सही राइट आंसर होगा इल्कर ऐसी। जी, इल्कर ऐसी जो है ये आपको टर्किश एयरलाइंस के फॉर्मर चेयरमैन हैं, और इनको अभी हाल ही में टाटा सन्स के द्वारा एयर इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी टाटा ग्रुप ने ये निश्चय किया है कि टर्किश के जो फॉर्मर चेयरमैन हैं अब वो एयर इंडिया के चेयरमैन यानी CEO होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये कब से अपने पद पे जो है ये शुरुआत करेंगे, अपने पद पे कब से बनेंगे, तो ये 1 अप्रैल 2022 से ये अपने पद पे आ जाएंगे। यानी इनका जो CEO का जो पोस्ट है ये इस तारीख से कार्यरत होंगे। ठीक है दोस्तों, एयर इंडिया के बारे में आप सभी जानते होंगे, क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन एयर इंडिया की गई थी वो JRD टाटा के द्वारा की गई थी। ठीक है, और कब की गई थी? ये की गई थी 1932। ठीक है दोस्तों, तो उसी एयर इंडिया को अभी पिछले महीने ही भारत सरकार से जो है वो रतन टाटा ने फिर से खरीद लिया है, क्योंकि इसकी शुरुआत तो जो है JRD टाटा के द्वारा की गई थी, लेकिन बीच में इसका अधिग्रहण भारत सरकार के द्वारा कर लिया गया था, और फिर अभी हाल ही में कुछ महीने पहले जो है इसे फिर से रतन टाटा को सौंप दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसी एयर इंडिया को और अच्छे से प्रोग्रेसिव जो है तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अब जो है एयर इंडिया में कुछ पोस्ट को जो है वो फिल किए जा रहे हैं, ताकि एयर इंडिया की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके। तो उसी पोस्ट में से एक CEO जो कि इस कंपनी का जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण पोस्ट होता है, उस पोस्ट पे इल्कर ऐसी को जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है, who has been appointed as new chairman of Rajasthan Public Service Commission RPSC। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए
संजय श्रोत्रिय, ऑप्शन बी डॉक्टर शिव सिंह राठौर, ऑप्शन सी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, ऑप्शन डी श्री दीपक उप्रेती। जी, तो सबसे पहले राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए संजय श्रोत्रिय। जी, संजय श्रोत्रिय को अभी हाल ही में आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, उसके जो है अध्यक्ष के रूप में यानी चेयरमैन के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ये एक जो है ये आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, जो अभी हाल ही में जो है जयपुर रेंज आईजी के पद पे अभी ये विद्यमान है। कहाँ? जयपुर रेंज आईजी के पद पे अभी ये विद्यमान है और इनकी नियुक्ति जो है अभी हाल ही में वो वहाँ के जो गवर्नर है कलराज मिश्रा, उनके द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में की गई है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये क्या है? ये एक कमीशन बॉडी है जो हमारे संविधान के द्वारा इसको अथॉरिटी दी गई है कि स्टेट में जितने भी जो सर्विस कमीशन वाले जो पोस्ट की जो नियुक्ति की जाएगी वो इनके थ्रू की जाएगी। यानी स्टेट के जो भी सिविल सर्विसेज के जॉब्स होते हैं उस जॉब्स की जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट की देखरेख की जिम्मेदारी राजस्थान लोक सेवा आयोग को हमारे भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ जो आपको डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन आप अगर इन एमसीक्यूज को काफ़ी अच्छे डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट अगर पढ़ना चाहते हो, यानी इनसे जुड़ी जो भी न्यूज़ आप पढ़ना चाहते हो, तो आप हमारे सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। हम आपके लिए वहाँ पे सिर्फ करेंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि आपके लिए वहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस, एवरग्रीन टॉपिक्स से रिलेटेड भी जानकारी वहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपके जो एग्जाम्स में जीके का जो पार्ट है यानी करेंट अफेयर्स और जो स्टैटिक का जो पार्ट है वो दोनों काफ़ी अच्छे से मजबूत होता रहे। बट हम इस चैनल के थ्रू आपको जो है कम समय में आपके एग्जाम्स में मार्क्स गेनिंग जो है वो करेंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच न्यू नेम हैज बीन अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की रीनेमिंग हिज कंट्री टर्की। यानी तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश तुर्की का नाम बदलकर किस नए नाम की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुर्क, ऑप्शन बी तिर्की, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी तुर्की है। तो राइट आंसर देख लेते हैं और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी तुर्की है। जी, अभी तुर्की के जो राष्ट्रपति है वो है रिसेप एर्दोगन। उन्होंने घोषणा की है कि वो अपने देश यानी तुर्की का नाम बदल के तुर्कीये करने जा रहे हैं। इस नाम के घोषणा के पीछे उन्होंने कारण बताया है कि ये जो नाम है ये नाम उनके जो नेशन है, उनके सिविलाइजेशन, उनके वैल्यूज, उनके ट्रेडिशन को काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। इस कारण उन्होंने जो है अब तुर्की देश का नाम बदल के तुर्कीये कर दिया है। ठीक है, यानी अब इस देश में जितने भी ट्रेड होंगे यानी इंस्टीट्यूशन होंगे या जो भी डिप्लोमेटिक फंक्शन होंगे वो अब तुर्कीये नाम से किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी आपके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स से जुड़ी जानकारी है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप प्लीज़ जो है इन्हें अच्छे से नोट कर ले, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर हैज बीन इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टाइम एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर दूसरी बार चुने गए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो राइट आंसर देख लेते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। जी, जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार जो है वो फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर जो है चुने गए हैं। इसके पहले 2017 में वो जर्मनी के पहली बार राष्ट्रपति बने थे और हाल ही में अभी जो है वो वहाँ पे नियुक्ति की गई है, चुनाव की गई है। उस चुनाव में जो है ये फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमेयर ने जो है वो मेजोरिटी के साथ जो है इस चुनाव में जीत दर्ज की है और दूसरी बार जो है जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है।
दोस्तों अगर फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर की बात करें तो आपको तो ये पता चल ही गया कि ये दूसरी बार राष्ट्रपति जर्मनी के बने हैं, और राष्ट्रपति बनने से पहले ये इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और जो है वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों किसी भी देश का जो प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो उस देश का जो है सर्वोच्च पद होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हर उस देश का जो है वो कार्य प्रेसिडेंट के नाम पे ही किया जाता है, भले उस कार्य को जो है वहाँ की संसद या चांसलर के द्वारा किया जाता है। लेकिन औपचारिक तौर पे अगर देखा जाए तो किसी भी देश का जो सर्वोच्च जो पद होता है वो प्रेसिडेंट होता है। और अभी हाल ही में जर्मनी के प्रेसिडेंट के रूप में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर ने दूसरी बार जो है वो शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन को देखने से पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं, और ये जानकारी आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है। आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपको जो भी यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा वो आपके जो आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की जो एनालिसिस की गई है हमारे साइट के द्वारा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की हाइट कितनी है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की जो है विड्थ कितनी है, उसमें कौन कौन से मेटल्स यूज किए गए हैं, या ये कहाँ पे बना है, इसके जो है चारों तरफ क्या क्या बनाए गए हैं, कितने मंदिर है, क्या आपको ये पता है? अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमारे जो है चैनल पे जाके स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की जो है एनालिसिस वीडियो आप देख सकते हैं, और आप जरूर देखिए क्योंकि इससे सवाल आपके बन सकते हैं। उसी तरह हमने कई सारे एग्जाम्स के जो है वो एनालिसिस भी किए हैं कि कौन से एग्जाम में किस तरह के जो है पैटर्न पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो आप उसकी भी वीडियो देखें। और साथ ही साथ हम आपके लिए छोटे छोटे रील्स और शॉर्ट वीडियोज भी ला रहे हैं, ताकि जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको दी जाए वो वीडियो के थ्रू वो जल्दी से आपके दिमाग में बैठ जाए, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपके एग्जाम्स में जो है वो क्विक रिवीजन का वो काम कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इन सारे शॉर्ट वीडियोज और एनालिसिस वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे सरकारी परीक्षा के चैनल पे जाके इस वीडियोज को जरूर देखें। ये आपके जो है आने वाले एग्जाम से रिलेटेड ही सारे वीडियोज बनाए गए हैं, और हो सकता है कि आप अगर इन वीडियोज को मिस करते हैं तो शायद कोई क्वेश्चन मिस हो जाए, लेकिन अगर आप इन वीडियोज को देख लेते हैं तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में निश्चित तौर पर इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो प्लीज आप सरकारी परीक्षा के चैनल पे जाके उसके प्लेलिस्ट में जाके आप इन सब वीडियोज और रील्स को जरूर देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और उन्हें भी जरूर बताएं कि सरकारी परीक्षा जो है वो आपके तैयारी में कितनी जो है मदद कर रहा है। करंट अफेयर से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, स्टैटिक जीके से रिलेटेड, या एनालिसिस एग्जाम की एनालिसिस से रिलेटेड, हर एक फील्ड में हम आपके लिए जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत है आप उस मेहनत को जरूर देखें, ताकि आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, where will the country's largest and world-class wrestling academy be set up by the Indian Railways? भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों राइट आंसर देख लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। जी, दिल्ली के किशनगंज में जो है वो भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी और विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी का जो है वो स्थापना की जा रही है। ये जो कुश्ती जो अकादमी है ये हमारे भारत देश की सबसे बड़ी अकादमी बनने वाली है, और ये जो अकादमी की जो स्थापना की जा रही है वो भारतीय रेलवे द्वारा की जा रही है किशनगंज दिल्ली में। दोस्तों अगर हम कुश्ती और रेलवे के दोनों को अगर मिलाकर देखें तो इन दोनों का काफ़ी पुराना संबंध रहा है, क्योंकि रेलवे में काम करने वाले कई कर्मचारी जो है वो जो है कुश्ती से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने भारत को कई सारे पदक भी दे रखे हैं। जैसे अगर हम बात कर ले साक्षी मलिक की, जैसे रवि कुमार की बात कर ले, या बजरंग पुनिया की बात कर ले, या सुशील कुमार की बात कर ले, तो ये सारे के सारे रेलवे अधिकारी है जिसे आज देश जो है वो जान रहा है, और इन्होंने भारत को कई सारे जो है रेसलिंग के फील्ड में इन्होंने पदक भी दिलाया है।
अब बात कर लेते हैं, अगर इस विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी जो दिल्ली में बनाई जा रही है, तो ये जो कुश्ती एकेडमी बनाई जा रही है ये सारे इक्विपमेंट से लैस है और सारी फैसिलिटीज यहाँ पे दी जा रही है ताकि हमारे देश में जो है वो रेसलिंग को प्रमोट किया जा सके। यानी जो भी रेसलिंग से रिलेटेड स्पोर्ट्स पर्सन है वो इस कुश्ती एकेडमी में जो है अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं और हमारे देश को जो है वो गौरवान्वित कर सकते हैं। तो भारतीय रेलवे द्वारा ये कुश्ती एकेडमी दिल्ली के किशनगंज में जो है स्थापना की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ न्यू बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक? नई पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। दोस्तों यहाँ जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं वो भारत के मशहूर या दुनिया के मशहूर लेखकों में से एक है जिन्होंने कई फेमस किताबें लिख रखे हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक के। तो राइट आंसर देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर है बिल गेट्स। जी, बिल गेट्स के द्वारा जो है हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक जो है वो कुछ महीनों बाद रिलीज होने वाली है, यानी मई 2022 में जो है वो रिलीज होने वाली है। और ये पुस्तक जो है ये बेसिकली आप इसके टाइटल से ही समझ सकते हैं कि आने वाले जो भी पैंडेमिक है, जो अभी पैंडेमिक चल रही है कोविड-19 से रिलेटेड, उस पैंडेमिक से आप कैसे बच सकते हो या कौन कौन से स्टेप्स आप ले सकते हो जो आने वाले जो समय में अगर ये पैंडेमिक अगर इंक्रीज होती है तो आप अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रख सकते हो। इन सारी बातों का चर्चा इस बुक में बिल गेट्स ने किया है और बिल गेट्स ने इस पैंडेमिक को एनालिसिस करके जो है अपने विचार को इस किताब में रखा है। तो इस किताब को आप जरूर पढ़ें क्योंकि इससे भी आपको ज्ञान मिलने वाले हैं। और अगर लेखक की यहाँ बात की जा रही है तो ये है बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक। दोस्तों बिल गेट्स ने इससे पहले जो है वो पिछले साल 2021 में एक पुस्तक भी लिखी थी, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेटिक डिजास्टर, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेटिक डिजास्टर। ये भी पुस्तक जो है वो बिल गेट्स के द्वारा पिछले साल लिखी गई थी और विमोचन इसका किया गया था। इस पुस्तक में उन्होंने जो अभी क्लाइमेट से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इशू हो रही हैं उसके बारे में कैसे सुधार किया जाए, कैसे जो है जो हमारे आने वाले डिजास्टर है या जो हो रहे हैं उसको कैसे अवॉइड किया जाए, इस पुस्तक में उन्होंने इन सब बातों को जो है वो जानकारी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following FMCG company has become a 100% plastic waste neutral company of India? निम्नलिखित में से कौन सी FMCG कंपनी भारत की 100% प्लास्टिक कचरा तटस्थ कंपनी बन गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ऑप्शन बी डाबर इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन डी ब्रिटानिया इंडस्ट्री। राइट आंसर देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी डाबर इंडिया लिमिटेड। जी, डाबर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ये एक एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी वैसे गुड्स जो मार्केट में बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं, जिनकी जो प्राइस भी होती है वो काफ़ी सस्ती होती है। जैसे हम फूड से रिलेटेड गुड्स बोल सकते हैं, स्पाइस से रिलेटेड गुड्स बोल सकते हैं, या फूड पैकेट्स वगैरह बोल सकते हैं, या कॉस्मेटिक्स आइटम्स बोल सकते हैं। तो जो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है वैसे कंपनी को एफएमसीजी कंपनी बोलते हैं। तो डाबर इंडिया भी एक एफएमसीजी कंपनी है जो अभी हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी भारत की बन गई है। यानी डाबर इंडिया भारत की पहली ऐसी एफएमसीजी कंपनी है जिन्होंने प्लास्टिक जो वेस्ट है उनको अच्छे से प्रोसेस करके, मैनेज करके रिसाइकल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। यानी डाबर इंडिया जो है वो प्लास्टिक जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उस कंपनी में उसको कैसे रिसाइकल किया जाए ताकि हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो, उसका मैनेजमेंट डाबर इंडिया ने 100% जो है वो जो है फुल्ली कंप्लीटेड कर लिया है और अपनी कंपनी को जो है वो भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी घोषित कर दी है। किस फील्ड में? प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी के फील्ड में। दोस्तों डाबर इंडिया एक आयुर्वेदिक कंपनी है और डाबर इंडिया
हिमाचल प्रदेश में एक कैंपेन भी चला रही है सेव द इन्वायरमेंट के नाम से। इस कैंपेन में डाबर इंडिया जो है वो हिमाचल प्रदेश के गांव और शहरों के जो भी घर है वहां पे जाके उनके घरों में जो भी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल्स है उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे रिसाइकल किया जाए, इसकी ट्रेनिंग और इसकी प्रशिक्षण जो है लोगों को ये प्रोवाइड कर रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल जेल द रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 हैज बीन स्टार्टेड। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय कारागार में रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए यरवदा सेंट्रल जेल, ऑप्शन बी गया सेंट्रल जेल, ऑप्शन सी साबरमती सेंट्रल जेल, ऑप्शन डी सेंट्रल जेल इंदौर। तो राइट आंसर देखते हैं, हमारा राइट आंसर है सेंट्रल जेल इंदौर। जी, सेंट्रल जेल इंदौर यानी ये MP का, मध्य प्रदेश का एक जेल है जहां पे अभी हाल ही में जेल वाणी FM नाम का एक रेडियो चैनल शुरू किया गया है और इस FM की जो फ्रीक्वेंसी रखी गई है वो 18.77 रखी गई है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जेल में जो ये FM शुरू की गई है ये बेसिकली जो उस जेल में रह रहे हैं उन लोगों के लिए शुरू की गई है ताकि बाहर में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जा सके। साथ ही साथ बाहर में क्या हेल्थ इश्यू है या क्या कैसी पैंडेमिक चल रही है, उससे क्या क्या बाहर में हो रहे हैं, आप कैसे उससे बच सकते हो, उसके बारे में भी ये जानकारी FM चैनल जो है अपने जो जेल के जो भी रहने वाले कैदी हैं उनको ये देने का काम करेगी। साथ ही साथ ये एक मीडियम का भी काम करेगी जिसमें जो जेल के जो कैदी है वो अपने स्टोरीज या अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो लोगों तक शेयर कर सकते हैं। यानी वो बता सकते हैं कि आप जेल में आए हो तो आप क्यों आए, कैसे आए और आप जो है इससे क्या सीख लेकर बाहर जा रहे हो ताकि दोबारा आप जो है वैसा कुछ ना करो जिससे आपको यहाँ पे आना पड़े। तो इस मकसद जो है, इस मकसद से इस चैनल को जो है शुरू किया गया है और ये चैनल जो शुरू किया गया है ये सेंट्रल जेल जो है इंदौर में शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which cricketer has been awarded the ICC Player of the Month award for January 2022 in the men's category? किस क्रिकेटर को पुरुष वर्ग में जनवरी 2022 के लिए ICC Players of the Month पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवाल्ड ब्रेविस, ऑप्शन बी एबाडोट हुसैन, ऑप्शन सी कीगन पीटरसन, ऑप्शन डी ईशान किशन। तो राइट आंसर देख लेते हैं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी कीगन पीटरसन। जी, कीगन पीटरसन एक साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्हें जनवरी 2022 महीने के लिए जो है वो ICC के द्वारा प्लेयर्स ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। और ये जो इन्हें सम्मान दिया गया है प्लेयर्स ऑफ द मंथ ICC के द्वारा, ये इन्हें इसलिए दिया गया है ताकि पिछले महीने जो इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट 3 मैचों की जो टेस्ट सीरीज थी उनमें इनका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहा था। इस कारणवश जो है ICC के द्वारा जनवरी महीने का जो प्लेयर्स ऑफ द मंथ का जो पुरस्कार दिया गया है वो पुरुषों की श्रेणी में कीगन पीटरसन को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर महिलाओं की श्रेणी में प्लेयर्स ऑफ द मंथ अगर पुरस्कार की बात करें तो इंग्लैंड की खिलाड़ी है हेदर नाइट। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी महिलाओं की श्रेणी में हेदर नाइट को दिया गया है जो कि इंग्लैंड की क्रिकेटर है और पुरुषों की श्रेणी में ICC के द्वारा जो प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है वो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी कीगन पीटरसन को दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। आपके साथ जो ये डेली करंट अफेयर्स के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम्स के बेसिस पे शेयर किए जा रहे हैं। दोस्तों ये जो करंट अफेयर्स जो है आप यहाँ पे डेली देखते हो उससे आपके एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी मजबूत होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि हम जो यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ लाते हैं आप उसे पर डे देख रहे हैं
और मैं ये भी आशा करता हूं कि जो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट में दे रहा हूं, जो स्टैटिक जीके का काम भी कर सकती है और आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी रिलीवेंट भी हो सकते हैं, तो इस शॉर्ट नोट को आप बना रहे हो। दोस्तों, हमारी जो सरकारी परीक्षा जो चैनल है वो एक ऐसी चैनल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पे जो है सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करती है। हम तो यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ और भी मित्र हैं जो आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड जानकारी, मैथ से रिलेटेड जानकारी, इंग्लिश से रिलेटेड जानकारी, यानी आपके जो एग्जाम से जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी जानकारी की वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप इस करंट अफेयर्स की वीडियोज़ के साथ उस वीडियोज़ को भी देखें, क्योंकि आप जो उस वीडियोज़ को देखेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें भी उससे आपके मार्क्स गेन होते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियोज़ को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे दिन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बैन हाउ मेनी चाइनीज एप्स दैट थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 321। जी, आप क्वेश्चन को अच्छे से सुने, क्योंकि अभी हाल ही की बात की जा रही है, यानी इससे पहले भी जो है चीनी ऐप्स पे भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन अभी ये हमारे हाल की बात हो रही है। तो कितने चीनी ऐप्स पे भारत के सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, जानकारी देखते हैं। सही आंसर देखते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 54। जी, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है वो 54 चाइनीज ऐप्स को जो है वो बैन कर दिया गया है। बैन करने के पीछे रीजन क्या है? ये जो ऐप्स है ये काफ़ी सेंसिटिव मैसेज जो है, जैसे आपके अकाउंट से रिलेटेड, आपके डेटा से रिलेटेड, इसकी जानकारी जो है वो दूसरे देश को प्रोवाइड कर रहे थे, और इससे हमारे देश की जो सुरक्षा में है उसमें खतरा पैदा हो सकती है, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। तो भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि ये जो ऐप्स है, जो चाइनीज ऐप्स है, इसको अब पूरी तरह बैन कर दिया जाए, ताकि आप इस ऐप्स को अब प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इस ऐप का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं जैसे 59 और 321, तो ये नंबर इसी जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड नंबर है, और मैं आपको एक होमवर्क के रूप में ये जो है आपको देना चाहूँगा कि 59 ऐप्स भी बैन किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, और 321 ऐप्स भी, चाइनीज ऐप्स भी भारत सरकार के द्वारा बैन किए गए हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि इस ऐप्स को कब कब बैन किया गया है, यानी मंथ और आपको ईयर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। अगर आप इस करंट अफेयर्स के अलावा न्यूज़ से रिलेटेड और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, जो आपके एग्जाम्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप हमारे sarkaripariksha.com साइट पे विजिट कर सकते हैं। हम आपके लिए वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जानकारी के साथ साथ न्यूज एनालिसिस, वन लाइनर्स और स्टैटिक और एवरग्रीन जानकारी भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हो तो हम उस सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे जो आने वाले जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप जो है इस नॉलेज को अपने एग्जाम्स के लिए गेन कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ जो मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोट्स शेयर कर रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आप विचार कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।